हेलो बच्चों, आज बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, यानी उत्सर्जी उत्पाद। किस किस प्रकार के जीवों में किस तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर एग्जॉस्ट किया जाता है, यानी कौन कौन सा पदार्थ इनके शरीर में उत्सर्जी उत्पाद के रूप में बनता है, इसकी आज हम डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये सभी प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। यानी कौन कौन से जीव में किस प्रकार का उत्सर्जी उत्पाद बाहर निकलेगा। पहले के वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था कि किस संघ के जीवों में उत्सर्जी उत्पाद को बाहर निकालने के लिए कौन कौन से ऑर्गन काम कर रहे थे। आज अपन यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड की डिटेल पढ़ेंगे। आज ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसने पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो पहले वाला देख लेना, उसके बाद में इसको देखना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सक्रीटरी या जो सिस्टम है, इसके मैं लगभग आपको 35 के समथिंग वीडियो लेक्चर दूंगा, 35 से 40 के बीच, जिससे आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो सके फुल डिटेल में, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। चलो इसको शुरू करते हैं। जैसा कि उत्सर्जी उत्पाद या तो अमोनिया होगा, या यूरिया होगा, या यूरिक एसिड होगा। अब देखते हैं कि निष्कासन की क्रियाविधि, बॉडी से बाहर एग्जॉस्ट करने की जो मैकेनिज्म है, उसको क्या बोलते हैं। अगर कोई जीव अपने शरीर से अमोनिया उत्सर्जित करता है तो उसको बोलेंगे अमोनोटैलिज्म, यानी इस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनोटैलिज्म। ठीक है। अगर कोई जीव अपनी बॉडी से यूरिया एग्जॉस्ट करता है तो उसको बोलेंगे यूरियोटैलिज्म। टैलिज्म वर्ड सबके आगे लग रहा है। अमोनिया था तो अमोनोटैलिज्म, यूरिया है तो यूरियोटैलिज्म। अगर कोई जीव अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को एग्जॉस्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे यूरिकोटैलिज्म। ये थोड़ा सा फर्क ध्यान रखना, यूरिक एसिड है तो यूरिको, और यूरिया है तो यूरियो। सिर्फ एक ही सी का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों में आप फर्क ध्यान रखना। अब बात करेंगे उत्सर्जन जंतु, यानी जो एनिमल है जो बॉडी से बाहर एग्जॉस्ट कर रहा है इस वेस्ट मटेरियल को, उसको क्या बोलेंगे। ये तो थी क्रियाविधि या मैकेनिज्म जो प्रोसेस हो रही थी, उसको अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म। उस जंतु को बोलेंगे, अगर कोई जंतु या कोई एनिमल अमोनिया को बाहर एग्जॉस्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे अमोनोटैलिक। उसके लिए टैलिक वर्ड यूज में आएगा। ठीक है। उस जंतु को, अगर वो यूरिया को एग्जॉस्ट कर रहा है तो यूरियोटैलिक। ठीक है। अगर वो यूरिक एसिड को बाहर एग्जॉस्ट कर रहा है तो यूरिकोटैलिक। ये यूरियो था, ये यूरिको है। ठीक है। अब जरूरी बात है कि यूरिया ज्यादा घातक है या अमोनिया ज्यादा घातक है या यूरिक एसिड ज्यादा घातक है, यानी किसमें पॉइजन की कितनी मात्रा है। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं कि अपन ने कोई बाल्टी पानी की ले ली, उस पानी की बाल्टी में अपन कलर डालते हैं। अब उसमें ये देखते हैं कि कौन सा कलर ज्यादा उसमें घुल मिल सकता है। जैसे कि अपन ने पहले 10 लीटर पानी की बाल्टी में 1 लीटर ब्लू कलर डाला तो उसमें ब्लू कलर थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। अब अगर अपन दूसरी बाल्टी लेते हैं जिसमें 50 लीटर पानी है, उसमें 1 लीटर ब्लू कलर डालेंगे तो उसमें थोड़ा फीका कलर होगा। और तीसरी बाल्टी जिसमें अपन 100 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 1 लीटर ब्लू कलर डालेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा फीका, यानी बहुत ही कम पता चलेगा कि इसमें ब्लू कलर डाला हुआ है। इसी तरीके से अपन आज इस पॉइजन की बात करेंगे कि ये जो अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, किसमें कितनी पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी जहर की मात्रा। भाई एक थोड़ा सा जहर अगर अपन 1 लीटर पानी में डालते हैं तो वो उसमें पूरे में घुल मिल जाएगा, लेकिन उसमें जहर की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी। अगर वही पानी 5 लीटर कर दिया जाए और ये जहर की मात्रा 1 ग्राम ही रखी जाए, और वही पानी की मात्रा अगर 10 लीटर कर दी जाए, 1 ग्राम रखी जाए जहर की मात्रा, तो यानी ज्यादा अगर 100
सॉल्यूशन बनाने के लिए ज्यादा अपने पास मटेरियल है, उतनी उसमें मिलाए गए पदार्थ की मात्रा या असर उसका कम हो जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल से देखते हैं। जैसा कि विषाक्तता या पॉइजन, अगर अपन देखते हैं अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला होता है। खाली फर्क करना है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में, अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला होता है। ठीक है, यूरिया ये थोड़ा कम होता है इसकी तुलना में, और यूरिक एसिड ये बिल्कुल ही कम होता है इनकी दोनों की तुलना में। ये अपने को पता रखना है। अब इसका प्रैक्टिकल एक चेक करके देखते हैं कि H2O की आवश्यकता किसमें ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर 1 ग्राम NH3 लेंगे, 1 ग्राम 1 ग्राम NH3 यानी अमोनिया, तो उसमें 500 ml पानी की जरूरत पड़ती है घुलने के लिए, तब जाकर के इसकी पॉइजन की मात्रा कम हो पाती है, इसका जहर का असर कम हो पाता है। इसी तरीके से यूरिया को देखें तो 1 ग्राम यूरिया के लिए 50 ml H2O की जरूरत, यहाँ 1 ग्राम के लिए 500 ml, यहाँ 1 ग्राम के लिए 50 ml, क्योंकि इससे 10 गुना कम या इसके कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा है इसके अंदर वाटर की मात्रा। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा जहरीला है, ये कम है। अगले में देखेंगे पानी की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, या 50 ml तो यहाँ 2 4 5 ml मान सकते हो, कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड ज्यादा जहरीला नहीं है। अब बात करते हैं इसमें एनर्जी कितनी चाहिए। भाई जिसमें पानी ज्यादा होगा और जहर उसमें 1 ग्राम है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी की अपने को जरूरत नहीं है, कम एनर्जी की ही जरूरत पड़ेगी। यूरियोटेलिज्म की बात की जाए यूरिया की, तो इसमें मीडियम साइज की यानी ऊर्जा ठीक ठाक चाहिए, इससे थोड़ी कम, सॉरी इससे थोड़ी ज्यादा और इससे थोड़ी कम। और जैसे यूरिक एसिड में, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसमें जहर की मात्रा बिल्कुल कम है, तो उसमें एनर्जी कम की, सॉरी सर्वाधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सबसे कम एनर्जी इसमें, फिर मीडियम साइज की इसमें, सबसे ज्यादा उसमें। अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जो अमोनिया है वो कौन कौन से जीव बॉडी से बाहर एग्जॉस्ट करेंगे। जैसा जलीय जंतु यानी मछली वगैरह होती है जो समुद्र में होती है, जलीय जंतु जो भी पाए गए वो NH3 का उत्सर्जन करेंगे एक उत्सर्जी उत्पाद के रूप में। जैसे सामान्य सतह से, बॉडी के सामान्य सतह से ये अपने शरीर से उत्सर्जी उत्पाद को बाहर निकालेंगे। ठीक है, जैसे जलीय जंतु। इसमें भी अस्थिल मछलियां, 2 तरीके की मछलियां होती हैं, अस्थिल और उपास्थिल। तो स्पेशली याद रखना कि जो अस्थिल मछली है वो अमोनिया का उत्सर्जन करेगी, और जो उपास्थिल मछली है वो यूरिया का उत्सर्जन करेगी। अस्थिल और उपास्थिल दोनों का फर्क है। ठीक, टेडपोल लार्वा ये मेंढक में पाया जाता है, ये भी अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये भी अमोनिया का ही उत्सर्जन करेगा। और जो मछलियां होती हैं वो ज्यादातर जलीय जंतु तो सामान्य सतह से, अपने शरीर की सामान्य सतह से उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, लेकिन जो मछली होती है वो गिल्स के द्वारा यानी उनके जो गलफड़े होते हैं उनके माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर एग्जॉस्ट करेगी। अमोनिया के लिए जलीय जंतु अस्थिल मछली, जलीय आर्थ्रोपोडा यानी आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव है वो भी, और मोलस्का संघ वाले जीव भी, टेडपोल लार्वा, मगरमच्छ, मछली गिल्स के द्वारा, ज्यादातर जलीय जंतु सामान्य सतह से। ये इसके अमोनिया को उत्सर्जित करने वाले जीवों के नाम आ गए, यानी कुछ उदाहरण। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया की। यूरिया थोड़ा स्टार पॉइंट लगा देता हूं, क्योंकि ये ह्यूमन में इसका काम होता है। इससे यूरिया को उत्सर्जित करने वाली क्रियाविधि यूरियोटेलिज्म, और उस जंतु को यूरियोटेलिक, और इसके अंदर जहर की मात्रा बिल्कुल ही कम है, कोई खास नहीं है यूरिया में, और H2O की आवश्यकता भी कम पड़ती है, यानी 1 ग्राम के लिए 50 ml वाटर चाहिए। एनर्जी भी इसमें मीडियम साइज की चाहिए, लेकिन एग्जांपल मैमल्स, जैसे कि अपन मैमल्स में आते हैं हाथी, घोड़ा,
कुत्ता, गधे, बकरी, गाय, भैंस और मनुष्य, ये सारे मैमल्स में आते हैं। व्हेल मछली भी मैमल्स में आती है। क्योंकि अगर आप कहोगे कि सर मछली तो आपने यहाँ बताई थी ना, ये तो जलीय जंतु है, लेकिन ये मैमल्स है, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया। ये अमोनिया का नहीं, ये यूरिया का उत्सर्जन करेगी बॉडी से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में। मेंढक टेडपोल लार्वा यानी शिशु अवस्था में है, बहुत छोटे हैं, लार्वा स्टेज में है, तो वो अमोनिया कर रहा है। और मेंढक जब पूरा बन जाएगा तो वो यूरिया का उत्सर्जन करेगा। ये मेंढक रहा। केंचुआ, केंचुआ यूरिया का उत्सर्जन करता है, यानी बॉडी से बाहर यूरिया को उत्सर्जित कर देता है। इसको यूरोटेलिज्म बोलते हैं इस क्रिया विधि को। लेकिन एक स्पेशल बात मैंने बताई थी जो अभी बता देता हूं, इससे पहले कुछ एग्जांपल और बताता हूं। उपास्तिल मछली, ये उपास्तिल मछली है, इसमें अस्तिल मछली थी तो NH3 का उत्सर्जन, उपास्तिल है तो यूरिया का उत्सर्जन कर रही है। लेकिन जो केंचुआ है ये NH3 अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, इसलिए ये यूरियोटेलिज्म प्रोसेस हो गई और इसको यूरियोटेलिक की काउंटिंग में लेंगे। कौन बदलता है? इस केंचुए की क्लोरेगोजन सेल जो होती है, जो क्लोरेगोजन जो सेल्स हैं, वो इसके अमोनिया को यूरिया में बदल देंगी। इसलिए मैंने ये इसको एरो लगा के यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन एक स्पेशल बात जो मैंने आपको कल बताई थी या इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताई थी कि केंचुआ अमोनोटेलिक होता है, यानी वो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। कब? बरसात के समय। बरसात का मौसम होता है, यानी पानी की अधिकता में, जब पानी बहुत ज्यादा इसे मिलता है उस समय ये फायदा उठा लेता है किसका? अमोनिया के रूप में, यानी बॉडी से ज्यादा पॉइजन को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि पानी ज्यादा चाहिए, 1 ग्राम NH3 के लिए 500 ml चाहिए, बारिश में इसको बहुत ज्यादा पानी मिलता है, इसलिए ये उस टाइम में केंचुआ अमोनोटेलिक प्रोसेस या अमोनोटेलिज्म प्रोसेस की क्रिया विधि को काम में लेता है और ये अमोनोटेलिक बन जाता है। बरसात के समय केंचुआ अमोनोटेलिक है, लेकिन जब बरसात का मौसम नहीं तो ये केंचुआ यूरियोटेलिक है। ये केंचुए की अपने को एक अलग से बात नजर आई जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अब बात करते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कौन कौन से जीवों में पाया जाता है? जैसे कि उड़ने वाले पक्षी, जो बर्ड वगैरह होते हैं, इनमें यूरिक एसिड होता है। कीट यानी इंसेक्ट में भी यूरिक एसिड है। सरीसृप, स्नेक वगैरह हैं रेप्टिल या वर्ग के, उनमें भी यूरिक एसिड। घोंगा, इसमें भी यूरिक एसिड। इंसेक्ट, पक्षी और सरीसृप और घोंगे, इनमें क्या पाए जाएंगे? यूरिक एसिड की मात्रा पाई जाएगी, यानी उत्सर्जित पदार्थ क्या हो गया? यूरिक एसिड। और इस प्रोसेस को बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म और इस जंतु को बोलेंगे यूरियोटेलिक। ठीक, इस तरीके से अपन इनको याद रखेंगे। कंप्लीट जीवों में पाए जाने वाले उत्सर्जी उत्पाद यही होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। मैंने इसकी क्रिया विधि आपको बताई है, उन जीवों को क्या बोला जाता है ये बताया है, किसमें पॉइजन ज्यादा है, किसको कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, ये सारी डिटेल मैंने आपको दी है। लगभग क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से सॉल्व हो जाएंगे, इसी पार्ट से। इससे ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक को समझाया जाएगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दिया जाएगा, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर बन सके। ओके, धन्यवाद।